सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लर्न एक्स वाई जेड में। तो आज मैं लेके आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन के बारे में, जो आर्टिकल और सेक्शन के बीच में अंतर क्या है और 20-21 पर मुख्य मुख्य धाराएं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलते हैं, बढ़ते आगे। तो चलिए, अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल वे नियम होते हैं जिनसे मिलकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो दूसरी तरफ धारा, यानी धारा को इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, वे नियम होते हैं जिनसे मिलकर भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ है। अनुच्छेद वे हैं जिनसे भारत का संविधान बना है, जबकि धारा वे नियम हैं जिनसे भारतीय दंड संहिता बनी। अब मैं आपको अनुच्छेद और सेक्शन के जो धारा के बारे में मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ। 2 सेकंड है। देखो, अनुच्छेद एक है और दूसरी है धारा। तो जिनसे भारत का संविधान बना है तो वो उसे बोलते हैं हम अनुच्छेद। धारा यानी भारतीय दंड संहिता, जिनसे भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ है उसे बोलेंगे हम धारा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब धारा है अपने 300 ये बताती है कि हत्या का जो विवरण किया गया है, वो हत्या का जो प्रावधान किया गया है वो 300 के अंदर किया गया। ठीक है। अब 300 धारा 301 आईपीसी की धारा 301, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, जिस भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। अब मान लो, देखो इसमें ये क्या गया, अगर अलग व्यक्ति की मृत्यु की करके, ठीक है। अब मान लो मारना तो एक हो, ठीक है, और मार दिया बी को। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके ऊपर जो है ना कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनी कार्रवाई आईपीसी की धारा 301 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए दंड, जो आपने किसी की अगर हत्या कर ली तो आपको जो दंड दिया जाएगा तो वो दंड आपको 302 के अंदर निर्धारित किया गया। ठीक है। 303 आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। पहला शब्द है आजीवन कारावास से दंडित, और दूसरा है हत्या के लिए दंड। इसमें 2 सजा साथ में मिल रही। पहली बात तो उसको सजा दी गई थी आजीवन कारावास की, ठीक है, पहली सजा थी जिसको आजीवन कारावास की, और दूसरी सजा है इसको हत्या के लिए दंड। ठीक है, हत्या के लिए दंड है उसकी, ये दूसरी सजा मानी जाएगी। ठीक है ना। तो आईपीसी की धारा 304 के हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। अब गैर इरादतन का मतलब होता है, मैं आपको एक सेकंड समझा देता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए कोई प्लानिंग बनाते, ठीक है ना। जैसे मान लो एक्स व्यक्ति को मारना है, सपोज एक्स व्यक्ति को मारना, ठीक है। तो आपने 10 दिन पहले उसकी प्लानिंग बनानी कि भाई ऐसे ऐसे मारना, ठीक है। और एक वाई है, ठीक है, उसने एक्स को एक ही दिन में बिना प्लानिंग किए गए, बिना सोचे समझे गए मार दिया। तो इसे हम इस हत्या को हम गैर इरादतन हत्या कहते हैं। इरादतन हत्या कहते हैं। और इसने जो 10 दिन प्लानिंग की है और फिर बाद में मारा है तो इसको बोलेंगे अपन इरादतन हत्या। ठीक है ना। वापस आगे बढ़ते हैं, मैंने कहाँ तक पढ़ा, हाँ। अब हत्या जो आईपीसी की धारा 304 के, अब उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, ठीक है, दहेज मृत्यु, और आईपीसी धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 306 के अंदर है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी जो स्वयं ने हत्या की उसका दुष्प्रेरण। हत्या करने का प्रयत्न, गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास और आत्महत्या करने का प्रयास। अब मैं इनको चारों का एक विवरण से बताता हूँ मैं, ठीक है। हत्या करने का प्रयास, मान लो किसी एक्स व्यक्ति है और उसको है ना आप पिछले है ना मान लो 10 दिन से है ना हत्या करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 307 के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। ठीक है। गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, जो मान लो है ना एक्स व्यक्ति है और इसको है ना अभी 1 घंटे के अंदर अंदर मारने, कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं, और तभी उसी के अंदर आपको है ना मारते हुए अगर पुलिस ने पकड़ दिया तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 308 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसे हम गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास बोलते हैं। और आत्महत्या करने का प्रयास, ठीक है, अगर आप आत्महत्या कर लो, मान लो, ठीक है, जैसे कि कोई ये व्यक्ति है और ये है ना फांसी पे सड़ गया और करने का प्रयास कर रहा है, तभी किसी बी व्यक्ति ने देखा और है ना उसको मतलब ये रस्सी तोड़ती और इस नीचे डाले, और फिर है ना पुलिस स्टेशन ले गया और बोला कि भाई ये आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। तो आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो आईपीसी की धारा 309 के तहत
किया जाएगा, ठीक है। और ठग ठग तो साथियों आप जानते ही है, जो हमेशा आपको है ना अखबारों में पढ़ने के लिए मिलता है कि आज वहाँ पे ठगी होगी, आज वो होगी। बहुत सारे ऐसे है ना कॉल आते हैं जो कि आज OTP दे दो तो आपके पेटीएम KYC कर देंगे, आज बैंकिंग KYC। तो इसके लिए है ना, तो जो ठगी होती है उसके लिए आपको धारा IPC की धारा 310 के तहत आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अब ये जो IPC की धारा 311 ठगी के लिए दंड। अगर आपने ठगी के ऊपर कार्रवाई की है, ठीक है, तो उस ठगी को जो दंड मिलेगा उसका प्रावधान 311 के अंदर किया गया, ठीक है। गर्भपात कारित करना, गर्भपात कार्य, अगर आप किसी की स्त्री का गर्भपात कारित कर रहे हो तो आपको IPC की धारा 312 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और कार्रवाई भी करेंगे IPC की धारा 312 के तहत। IPC धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना, ठीक है। मान लो ये स्त्री, ठीक है, और इसकी बिना सहमति यानी बिना एग्रीमेंट के तहत, शायद वो डॉक्टर है, शायद उसका हस्बैंड है, कोई भी अगर गर्भपात करवाना चाहता है तो वो नहीं करवा सकता है, क्योंकि अगर वो स्त्री बाद में जाके आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी 313 से, तो आपको है ना गिरफ्तार कर सकते हैं पुलिस आके। तो स्त्री की सहमति के बिना आप गर्भपात नहीं कर सकते हो, ठीक है। गर्भपात कारित करने का आशय के लिए किए कि कार्य द्वारा कारित मृत्यु, अगर स्त्री का गर्भपात कर रहे हो, ठीक है, और कारित करने के आशय से कर रहे हो और उसकी स्त्री की मृत्यु होगी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी IPC की धारा 314 के तहत, ठीक है। IPC धारा 315 शिशु को जीवित पैदा होने रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने का आशय। अगर मान लो ये शिशु बेबी है, ठीक है, अगर इस बेबी को अगर आप पैदा होने से पहले अगर गर्भ के अंदर ही आप मार देते हो या फिर जन्म होने के बाद में उसको मार देते हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, IPC की धारा 315 के तहत आपको ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। IPC की धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी संजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। जो मैंने आपको गैर इरादतन के बारे में तो बता ही दिया, ठीक है ना। अब संजीव अजात शिशु मतलब किसी भी जात का शिशु हो, यहाँ पे जात का मतलब कोई भी नहीं, ऐसे नहीं है। जात का मतलब यहाँ पे जो पशु पक्षी है या कोई भी जानवर है, शिशु का मतलब संजीव शिशु का मतलब ये है, ठीक है ना। अगर मृत्यु कारित करता हो तो आपके ऊपर है ना जो 316 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा। IPC द्वारा 317 शिशु के पिता या माता उसकी देखरेख कर वाला व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की शिशु की परित्याग और रक्षित डाल दिया जाता है। रक्षित का मतलब है ना जिसकी कुछ सुरक्षा नहीं करता, ठीक है। मान लो एक्स की सुरक्षा कर रहे थे और वो 9 साल का होते ही उसने ना उसकी मम्मी पापा ने छोड़ दिया, वो मतलब सुरक्षा उसकी रक्षा नहीं कर रहे, ऐसे है ना छोड़ दिया, तो उसको जो है ना उसके मम्मी पापा को जो है ना उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की वो है ना IPC की धारा 317 के तहत करेंगे। IPC धारा 318 मर्द शरीर की गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। IPC धारा 319 क्षति पहुंचाना यानी किसी को नुकसान पहुंचाना। और IPC की धारा 320 घोर आघात। तो IPC की धारा 320 के तहत अगर आप किसी को घोर आघात पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हो, तो आपके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करेगा, तो 320 के तहत किया जाए। और गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।